आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 और 10 ऑफ वीक नंबर 9 एंड 10। ये वीक नंबर 9 और 10 का लेक्चर मैंने मर्ज कर दिया है। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट कि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन कंप्यूटिंग में हमने ना सिर्फ ये देखना है कि बीइंग अ स्टूडेंट जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो आपने कैसे एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पे बिहेव करना है। कोड ऑफ एथिक्स हमने डिस्कस की, IEEE की, ACM की, डिफरेंट केसेस सिनेरियोज डिस्कस किए। लेकिन आप जानते हो कि हमारा मकसद सिर्फ जॉब सीकर पैदा करना नहीं है बल्कि जॉब गिवर पैदा करना भी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप जब एंटरप्रेन्योर बनोगे, स्टार्टअप बनोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 7 में 8 में हमने ये डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो कितनी तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस के इश्यूज क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस की टाइप्स क्या होती हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। उसी के साथ साथ आपको बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है। किसी भी इदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत ही क्रूशल जो है वो पार्ट प्ले करती है किसी भी अदर डिपार्टमेंट की तरह। बल्कि इसको अगर यूं कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा कि सबसे क्रूशल पार्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही प्ले करती है किसी भी इदारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको आसानी हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। Human resource management, it is the management of employees of a company in such a way that employees' performance is maximized according to company's strategic objectives. Strategic objective means aims and objectives of the company. Like many other fields, HRM is very important for the software development work in an organization. जैसा कि डेफिनेशन आपको बताती है कि किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। एम्प्लॉयज़ को कैसे आपने मैनेज करना है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कैसे आपने मैक्सिमाइज़ करना है, कैसे एम्प्लॉयज़ से बेस्ट परफॉर्मेंस लेनी है और कैसे उनको हाउ टू लेट योर एम्प्लॉयज़ हाउ टू लेट योर एम्प्लॉयज़ इंश्योर इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद होता है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मींस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। उस सॉफ्टवेयर हाउस का, उस कंपनी का एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लाइक मैनी अदर फील्ड्स, HRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी दूसरी जो है वो फील्ड की तरह HRM भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ही HRM है, राइट। Responsibility of HRM. An organization has expectations from employees, hence the employees should be able to manage themselves and their work. HRM is the responsibility of management. The management should make sure the maximum utilization of human resources available to the organization. HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आम तौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद HRM का मतलब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम सिर्फ हायरिंग या फायरिंग है, जो कि एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। HRM का काम सिर्फ हायरिंग या फायरिंग नहीं है, बल्कि HRM का काम, जो बुनियादी काम है उसका ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज से एक्सपेक्टेशंस है तो वो एम्प्लॉय जो है वो उसी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिहेव करे। और कैसे बिहेव करेगा? ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना, बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे मौके, ऐसा माहौल पैदा करना जिसमें एम्प्लॉय के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, लर्निंग क्यूरियोसिटी डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की क्यूरियोसिटी डेवलप हो, हंगर पैदा हो। ये सारा
HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, उसके दायरा कार में आता है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट को अगर डिफाइन किया जाए, ग्रुप ऑफ पीपल हु टेक डिसीजन अबाउट इन ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हु टेक डिसीजंस, जो कि डिसीजन लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट को हम 3 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं: स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हम टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, टैक्टिकल को मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हम फ्रंट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। Strategic management includes chairman or managing director, executive officer, board of directors. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम क्या होता है? डेवलप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एम्प्लॉय वीक में कितने दिन काम करेगा, एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, एम्प्लॉई का बोनस जो होगा वो कितने अरसे के बाद लगेगा, एम्प्लॉई की प्रमोशन कितने अरसे के बाद लगेगी, एम्प्लॉय की एसीआर जो है वो कितने अरसे के बाद जो है वो बनेगी, उस एसीआर में की बेसिस पर एम्प्लॉय का प्रमोशन लगेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, कितना इंक्रीमेंट लगेगा, एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, एम्प्लॉय को लंच दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारी उसकी ईएल कितनी होंगी, अर्न लीव कितनी होंगी, कैजुअल लीव कितनी होंगी, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ अ कंपनी और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। नई फ्रेंचाइज आपने खोलना है, नया डिस्ट्रीब्यूटर खोलना है, नई ब्रांच खोलनी है, कहाँ खोलनी है, किस मार्केट सेगमेंटेशन के तहत, किस मार्केट एरिया के किस किस मार्केट के सेगमेंट को टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है आपके पास टेक्टिकल मैनेजमेंट। Managers who develop medium range policies, plans, and schedules and budgets. Departmental managers, example HR manager, account manager, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके टेक्निकल मैनेजमेंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर अ न्यू ब्रांच, हाउ मेनी स्टाफ, और अ न्यू प्रोडक्ट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। टेक्निकल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि किसी भी इदारे में जो एचआर मैनेजर है या जो अकाउंट्स मैनेजर है, ऑब्वियसली एचआर मैनेजर जो है वो एचआर से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेगा, अकाउंट्स मैनेजर अकाउंट्स से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेगा, सेल्स मैनेजर सेल्स से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेगा, और इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर अपने अपने अप्रोप्रिएट डोमेन में चीज़ों को देखेगा। तो उस डोमेन का जो सोल इंचार्ज है वो उस डोमेन का मैनेजर होता है, वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, मैनेजर है, राइट। कुछ एग्जांपल दी गई हैं। फॉर अ न्यू ब्रांच, हाउ मेनी स्टाफ। न्यू ब्रांच में उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में कितना स्टाफ होना चाहिए, एचआर में कितना स्टाफ होना चाहिए, वो एचआर मैनेजर डिसाइड करेगा। सेल्स में कितना स्टाफ होना चाहिए, सेल्स का मैनेजर डिसाइड करेगा। उसके लिए क्या, उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, दैट्स व्हाट वी कॉल अ टैक्टिकल मैनेजमेंट। टैक्टिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपकी मैनेजमेंट होती है, उनका काम अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, उनका काम पॉलिसी बनाना नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती टैक्टिकल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लो लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स हु डेवलप शॉर्ट रेंज प्लान्स एंड रन देयर डिपार्टमेंट्स। A factory manager makes weekly production schedules or checks performance of factory workers. ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि एम्प्लॉय के जो लो लेवल आपका यूज़र है उसके सर पे खड़े होके आपने कंप्लायंस को मेक श्योर करना है, शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाने हैं, डे टू डे प्लान्स बनाने हैं, वीकली प्लान्स बनाने हैं, और डिपार्टमेंट की कंप्लाइंस जो है वो डेली टास्क की कंप्लाइंस जो है वो उसको मेक श्योर करना है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम जो होता है वो डायरेक्टली जो आपका वर्कर होता है उससे डील करना होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरह
कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं होता या मिडिल लेवल मैनेजमेंट की तरह रोल डिसाइड करना नहीं होता कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस दिन कितने घंटे काम करेगा, बल्कि इसका जो डायरेक्टली काम होता है आसान फहम ज़बान में एम्प्लॉयज़ की कंप्लाइंस को मेक श्योर करना होता है, राइट? कि डेली कितना काम करेगा एम्प्लॉय, वीकली कितना काम करेगा, टास्क को कैसे अचीव करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेजीनेस दिखा रहा है, वो अपने फटीक शो कर रहा है टास्क में, 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट को मेक श्योर करना होता है। मैनेजमेंट लेवल पायरामिड को इस तरह तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज अ मैनेजमेंट लेवल pyramid. The basic elements of HRM, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं एचआरएम के? किसी भी इदारे में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, ऑर्गेनाइजेशन में, टेक्सटाइल मिल में, गारमेंट्स कंपनी में एचआरएम को हम जो है वो एचआरएम के जो की एलिमेंट्स हैं उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन के एचआरएम के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो एचआरएम के बेसिक एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, disciplined approach, shifting employees' attitude, teamwork, performance appraisal, training and development, healthy and safety at work, workplace accidents and injuries. So let's discuss it one by one. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी मैनेजर टू डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस responsibilities to all the IT staff. Balanced responsibility means that nobody should be idle or overburdened. The prime responsibility of a software project manager is to make sure that software developers complete their task within specific time frames. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टास्क को अचीव करने के लिए मकसद बैलेंस अप्रोच बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अप्रोच का मकसद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल F5P फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का या ग्रुप लीडर का काम है कि वो, अगर आपके पास 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर में से एक को आपने जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देना है, दूसरे को आपने डिज़ाइनिंग का काम देना है, तीसरे को आपने डेटाबेस का काम देना है, चौथे को आपने टेस्टिंग का काम देना है और पांचवे को आपने रिपोर्ट राइटिंग का काम देना है। दैट्स व्हाट वी कॉल अ बैलेंस्ड अप्रोच। हर टीम मेंबर का रोल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। वो टीम मेंबर अपने डे टू डे, वीक टू वीक टास्क परफॉर्म करेगा, सो ऑन द होल वो टास्क ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर का अगर कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर 30 दिन का प्रोजेक्ट जो है वो डे 29 को एम्प्लॉय से पूछेगा, तो यकीनन जो है वो इसके कभी इम्कानात हैं कि एम्प्लॉय ने अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया होगा। ऑन द अदर हैंड एक एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो छोटे छोटे चंक्स में काम को तोड़ता है और 5 दिन का गोल सेट करता है। 5 दिन में जो टास्क आपको अचीव करना था, क्या आपने अचीव किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो फिर अगले 5 दिन में आपने अगले 5 दिन का टास्क भी अचीव करना है और पिछले 5 दिन का टास्क भी अचीव करना है। तो जो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अपने टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता है, राइट? Disciplined approach, the problems associated with management in an information technology environment require utilization of personal development, education and training of employees, construction of comprehensive human resource management policies. These are not only important for immediate needs but also mandatory for medium and long term corporate requirements. डिसिप्लिन्ड अप्रोच का मतलब ये है कि जो पर्सनल हैं, जो एम्प्लॉई है, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए यकीनन बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि एफिशिएंट होते हैं और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो इनएफिशिएंट होते हैं। तो इन एफिशिएंट एम्प्लॉय को एफिशिएंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको प्रॉपर वर्कशॉप करवाई जा सकती हैं, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रॉपर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अरेंज करवाई जा सकती हैं। एचआर का काम सिर्फ हायरिंग या फायरिंग नहीं होता, बल्कि एचआर, एक अच्छा एचआर मैनेजर, एक अच्छा एचआर
मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए, एजुकेशन प्रोग्राम के ज़रिए, वर्कशॉप के ज़रिए एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को एफिशिएंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर सकता है। उनकी परफॉर्मेंस को उनकी मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ जब आप कोरिलेट कर देंगे तो एम्प्लॉय जो होता है वो डिसिप्लिन फील करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी परफॉर्मेंस का इवेंचुअली मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो दैट्स व्हाट वी कॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स, कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को कोरिलेट कर दिया है उसके फ्रिंज बेनिफिट के साथ, राइट। एक अच्छा डिसिप्लिन्ड अप्रोच, अनबायस्ड अप्रोच जो होती है वो ना सिर्फ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करती है, बल्कि वो उसकी कमिटमेंट आपके साथ जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। वो उस कंपनी में अपने आप को एम्प्लॉय नहीं समझता, बल्कि उस कंपनी का शेयर होल्डर समझने लगता है। ये फ़ायदा होता है डिसिप्लिन्ड अप्रोच का, एक सिस्टम का, एक अनबाइस्ड सिस्टम का, जिसमें प्योरली जो बेनिफिट है वो परफॉर्मेंस की बेस पर मिले। Shifting employees' attitude, the real challenge is to shift employees' attitude towards more commitment and self-motivation. This requires develop discipline and attendance, flexibility, responsibility, and efficient productive work. स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को कई तरीकों से शिफ्ट किया जा सकता है। एक एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है, एज आई सेड, कि उसको वर्कशॉप के ज़रिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए उसका एटीट्यूड शिफ्ट किया जा सकता है। और एम्प्लॉय की इनसिक्योरिटी की कई वजूहात होती हैं। वी नो दैट कि आजकल जो है वो एक पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी में, इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का एटीट्यूड जो है वो। सो स्टूडेंट्स, एक अच्छे एचआरएम का काम ये होता है कि एम्प्लॉय जो है उसके एटीट्यूड को शिफ्ट कराया जाए, उसके एटीट्यूड को चेंज किया जाए। उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एम्प्लॉय की सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लें। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने, आप उसके लिए कंपनी जो है वो बस प्रोवाइड कर सकती है, आने जाने के लिए जो है वो कोच प्रोवाइड कर सकती है, पिक एंड ड्रॉप दे सकती है। सेकंड, एम्प्लॉय को आप लंच दे सकते हो। थर्ड, एम्प्लॉय के जो बच्चों के जो स्कूल की फ़ीस वगैरह है वो कंपनी अपने सर ले सकती है। चौथी चीज़, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करके आप उसको ईज़ ऑफ एक्सेस दे सकते हैं कि 20 या 25 साल बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसके बच्चों के लिए एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगा। ये 3-4 स्टेप्स जो है आप लेकर एम्प्लॉय के एटीट्यूड को, उसकी एफिशिएंसी को जो है वो इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, सो एम्प्लॉय फील सिक्योर इन द जॉब। नेक्स्ट, टीम वर्क. Teamwork is a vital element because team complete projects, not individuals. Direct and regular face-to-face contact between managers and workers is necessary. This builds a trust and helps maintain motivation. टीम वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बड़े काम को करने के लिए टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है, और टीम वर्क के लिए आपकी मीटिंग्स, डेली मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, फेस टू फेस कांटेक्ट बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक एप्पल का दरख्त तो अकेले लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारे जो एप्पल के दरख्त हैं, एप्पल के दरख्त जो एप्पल के जो ट्रीज़ हैं, उनका बाग आप अकेले नहीं लगा सकते। फॉर दैट यू नीड अ अप्रोप्रिएट टीम, यू नीड अ एफिशिएंट टीम। और टीम उसी सूरत में आप बनाते हो जब आप रोल मॉडल होते हो। बीइंग अ ग्रुप लीडर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप ये चाहते हो आपकी टीम एफिशिएंटली बिहेव करे, आपकी टीम टाइम पर आए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को रोल मॉडल बनाना होगा। डिफ़िकल्ट टास्क आपको अपने सर लेना होगा, तो ही आप रिस्पेक्ट कमांड कर सकेंगे टीम को। अदरवाइज टीम कभी भी आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगी। आप खुद पंचुअल नहीं हैं, आप खुद डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म नहीं करते, टीम कभी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगी, बगावत कर देगी। अ ट्रू टीम लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम फ्रंट। गॉट इट? परफॉर्मेंस अप्रेजल.
The performance of each and every employee is measured throughout the year as well as their loyalty with the company is observed. This task is the responsibility of strategic management. Promotions and honorariums are given to eligible employees. परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़रूरी है। अगर आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बेस पर उसको बोनस देते हैं, उसको बाउंटीज देते हैं, उसका इंक्रीमेंट लगाते हैं, वो हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का, इन्हांस करने का। अदरवाइज़ एम्प्लॉयज़ के पास क्या क्यूरियोसिटी रहेगी, क्या हंगर रहेगा, क्या उसके अंदर एक पैशन रहेगा कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉई है वो उसको भी उतनी सैलरी मिल रही है, जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है उसको भी इतनी सैलरी मिल रही है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एम्प्लॉई के अंदर मोटिवेशन पैदा करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आप इंक्रीमेंट के साथ साथ, बोनस के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स को अगर अपने सर ले लेंगे बेस्ड ऑन इस परफॉर्मेंस, तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का। उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि अप्रेजल जो है वो सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में हो सकती है। अप्रेजल जो है वो आप वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ 3 मंथ्स, इस तरह आप उसको कोई बुके दे सकते हो, कोई सर्टिफिकेट दे सकते हो, और इन दी एंड अगर वो ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसका एक हैंडसम अमाउंट में बोनस दे सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसका इंक्रीमेंट लगा सकते हो। ये भी जो है वो ऑनर के तौर पे ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का। Training and development. Although universities are providing IT and computing courses, the candidates still require additional up-to-date training programs to stand with the industry standards. These programs include latest technological developments, including new hardware, software, and computer languages. The HR and IT department should also encourage employees in communication skill courses and business and management related programs. यकीनन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या इदारे जो हैं वो स्टूडेंट्स को आईटी या कंप्यूटिंग कोर्सेज करवाते हैं जब वो स्टूडेंट पास आउट होता है, लेकिन हैविंग सेड दैट किसी भी अच्छे एचआर मैनेजर को जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो कोर्सेज करवाने चाहिए, बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स करवाने चाहिए, ऑनलाइन वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे एचआर मैनेजर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि अगर एम्प्लॉय को एक काम नहीं आता तो आप उसको डांट डपट करें, उसको डीमोटिवेट करें, आप उसको उसकी इंसल्ट करें, बल्कि एक अच्छा एचआर मैनेजर जो होता है, मैं हमेशा से इस चीज़ को हिट करता हूँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, ज़ोर देता हूँ कि अच्छा एचआर मैनेजर वो होता है जो इन एफिशिएंट एम्प्लॉय को फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने एटीट्यूड से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी मोटिवेशनल स्किल्स से जो है वो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को एफिशिएंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर ले। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इस सिलसिले की बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक काविश हो सकती है कि आप उसको रेगुलर कोर्सेज जब आप करवाएंगे, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे, वर्कशॉप्स करवाएंगे, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखें, जो चीज़ आप बार 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 सुनते हैं वही चीज़ आपके दिमाग में आती है। जो जिस माहौल में आप बार बार बैठते हैं आप उस वैसे ही माहौल में ढल जाते हैं। गार्बेज इन करेंगे, गार्बेज आउट होगा। पॉजिटिविटी इन करेंगे, पॉजिटिविटी आउट होगी। सो आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का। Health and safety at work. Health and safety at work really only hits the headlines when there is a major disaster. In many high-risk areas, the safety systems themselves are often computer controlled. A large number of employees throughout the world die as a result of accidents at work. Health and Safety Act was first introduced in the year 1974 in USA. हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, मेक श्योर करें कि एम्प्लॉई को जो है वो उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है वो प्रॉपरली उसको गाइड करें, प्रॉपर काउंसलिंग दें। और इट्स बेटर कि कंपनी जो है वो पिक एंड ड्रॉप दे दे, यानी एम्प्लॉई अगर कोई दूर रहता है तो उसको आने जाने की प्रॉब्लम ना हो, एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, जल्दी पहुंचने का प्रेशर ना हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी को मेक श्योर कर सकते हैं पिक एंड ड्रॉप देके। उसकी इंश्योरेंस करवाएं, उसके स्पाउस की इंश्योरेंस करवाएं,
अगर एम्प्लॉय जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल काम के दौरान उसको कोई ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस के तहत, इंश्योरेंस कार्ड के तहत वो उसका जो है वो फ़ायदा ले सके, उसका बेनिफिट ले सके, उसका स्पाउस उसका बेनिफिट ले सके। तो ये भी एक अच्छे एचआरएम की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को ओन करना। वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, स्लिप्स एंड फॉल हो सकते हैं, मसल स्ट्रेन हो सकते हैं, हिट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, क्रैशेस, कोलिजन, कट, स्ट्रेचेस, इनहेलिंग टॉक्सिक फ्यूम्स। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैं तमाम एचआरएम को, बीइंग अ स्टार्टअप, तमाम न्यू एंटरप्रेन्योर को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपना काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इन द लॉन्ग रन आप उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब अपने एम्प्लॉयज़ को ओन करें, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ओन करें। आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय आपके साथ रहे, तो उससे 100% आप उसी सूरत में ले सकते हैं जब आप उसको एज ए एम्प्लॉय ट्रीट ना करें, बल्कि एज ए शेयर होल्डर ट्रीट करें। जिस तरह घर के किसी फैमिली मेंबर के लिए आप कंसर्न होते हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए भी कंसर्न हो। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई भी क्यूरी है, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक एक क्यूरी का रिप्लाई करूं। मुझे ईमेल कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, और वीडियो तमाम दोस्तों से भी शेयर करें, अपने जो बैचमेट हैं उनसे शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो। सो विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेस लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम।